हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में हमारे जो भी साथी हैं, तो उसमें हमारा प्रश्न पत्र है 303 हिंदी के अन्य गद्य रूप। तो इसमें से हम जो हमारे निबंध लगे हुए हैं इकाई 1 के अंतर्गत जो हमारे निबंध हैं 3, उसमें हमारा अशोक के फूल, आत्मनिर्भरता और शुक्ल जी का लोक मंगल की साधनावस्था है। तो उसमें हम 2 निबंध कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा अशोक के फूल है। आज हम इसमें वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि अशोक के फूल से जुड़े हुए तथ्य और साथ ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न प्रारूप क्या होना चाहिए। वो आपको एक कंप्लीट प्रश्न प्रारूप इसमें मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी से जुड़ जाइए। वहां पर आपको सभी सूचनाएं और जो भी क्लास पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर दोस्तों हम अशोक के फूल निबंध की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध है। अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो निबंध से हमारे जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो अशोक के फूल से जो हमारा पीवाईक्यू है वह है कि निबंध की विशेषताओं के आधार पर अशोक के फूल निबंध की विवेचना कीजिए। या तो आपका क्वेश्चन ये आएगा, ये हमारा पीवाईक्यू है, और अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन आएगा ललित निबंध के ऊपर। यानी अशोक के फूल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक ललित निबंधकार हैं, और जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक ललित निबंधकार हैं तो जाहिर सी बात है उनके निबंध भी ललित निबंध होंगे। तो उसी कड़ी में अगर अशोक के फूल से हमारा क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे भी आ सकता है कि ललित निबंध के आधार पर अशोक के फूल के निबंध की विवेचना कीजिए, या ललित निबंध की श्रृंखला में अशोक के फूल निबंध की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैंने प्रश्न प्रारूप है और प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो उसी हिसाब से बनाया हुआ है, जिसमें हम लेखक परिचय देंगे, लेखक का थोड़ा साहित्य परिचय होगा, फिर हमारे निबंध का विवेचन होगा, भाषा शैली होगी और निष्कर्ष होगा। अगर हमारा निबंध विवेचन के न आने पर अगर भाषा शैली पर भी क्वेश्चन आता है, तो अगर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको उम्मीद है एग्जाम में एक अच्छे अंक प्राप्त आप कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक, शोधकर्ता, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद आचार्य द्विवेदी को हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें अत्यंत चर्चित रही हैं। इनमें हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों के साथ द्विवेदी जी ने साहित्यिक आलोचना से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। इसी क्रम में उन्होंने कई निबंधों का भी लेखन किया। यानी द्विवेदी जी का यहाँ हमने परिचय देते हुए ये बताया है कि अगर द्विवेदी जी का नाम आता है तो वो शुक्ल जी के बाद ही आता है। यानी अगर शुक्ल जी का नाम लिया जाएगा तो साथ में द्विवेदी जी का भी नाम लिया जाएगा अगर साहित्य में चर्चा होगी तो। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ठोस कदम है वो आचार्य शुक्ल जी ने दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास के 1929 में। फिर उसके बाद जब 1940 में 39 में जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से जो पुस्तक आई, फिर वो ही चर्चित रही, और शुक्ल जी के बाद द्विवेदी जी ही एक ठोस वो आलोचक रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने शुक्ल जी का जो द्विवेदी जी का जो संक्षिप्त परिचय था वो दिया। अब हम यहाँ पे शुक्ल जी की विचारधारा और उनके व्यक्तित्व की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आचार्य द्विवेदी के समक्ष साहित्य में विशिष्ट सांस्कृतिक गरिमा तथा उदार मानवतावादी दृष्टि पर का प्रसार दिखाई देता है। दोस्तों ये बात आपको पता होगी कि जहाँ हमारे आचार्य शुक्ल जी हैं वो प्रत्यक्षवाद को लेकर चलते हैं। उनकी अगर दृष्टि होगी साहित्य में तो प्रत्यक्षवाद और साहित्य का सरोकार करते हैं। वहीं हमारे जो आचार्य द्विवेदी जी हैं उनकी हम साहित्य की बात करें तो उसमें हमें सांस्कृतिक गरिमा और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखाई देगा द्विवेदी जी के साहित्य में। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। वे मनुष्य को इस साहित्य का सर्वोपरि लक्ष्य घोषित करते हैं। मनुष्य के विचारों को सही दिशा देना तथा उसके सहज मानवीय विकास में सहायक होना ही साहित्य का एकमात्र लक्ष्य है। आचार्य द्विवेदी की यही विचार दृष्टि उनकी सभी रचनाओं में विद्यमान है। अपनी कृति साहित्य सहचर में साहित्यकार के दायित्वों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है
यानी उनकी जो पुस्तक है साहित्य सहचर, इसमें उन्होंने जो साहित्यकार है उसके क्या दायित्व हैं, एक साहित्य किस प्रकार का होना चाहिए, उन्होंने साहित्य जो हमारा काव्य प्रयोजन है, यानी साहित्य प्रयोजन हमारा क्या होना चाहिए, उसमें क्या हमें मुख्य रूप से देखना चाहिए, तो उसको लक्ष्य करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि लक्ष्य है मनुष्य जीवन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके मनुष्यता के वास्तविक लक्ष्य तक ले जाने का संकल्प, मनुष्य के दुखों को अनुभव करा सकने वाली दृष्टि की प्रतिष्ठा और ऐसे दृढ़ चेता आदर्श चरित्रों की सृष्टि हो जो दीर्घ काल तक मनुष्यता को मार्ग दिखाते रहें। आचार्य द्विवेदी के साहित्यिक व्यक्तित्व का यह मानवीय पक्ष उनकी रचनाओं में, विशेष रूप से उनके निबंधों में भी विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे उनके निबंधों की बात करेंगे। यहाँ पर हम उनके कुछ निबंधों की चर्चा करेंगे और हम उनके निबंध देखें तो आचार्य द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विवाद, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में विषय की विविधता है। उन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिक, साहित्यिक, समीक्षा विषयक अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं। उनके ऐतिहासिक विषयों से संबंधित विवरणात्मक निबंध में कलाओं की प्राचीनता, स्नान, भोजन, डोला विलास आदि प्रमुख हैं। सांस्कृतिक विषयों में लिखे गए निबंधों में मेरी जन्मभूमि, शकुन सूक्ति, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या आदि प्रमुख हैं। आचार्य द्विवेदी ने भावनात्मक कूट के ललित निबंध भी लिखे, जिनमें आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल, अशोक के फूल आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। उनके साहित्य समीक्षा विषयक विचारात्मक निबंध में समीक्षकों की समीक्षा, भक्तों की परंपरा, कवि प्रसिद्धियां, जैन साहित्य आदि आते हैं। सभी प्रकार के निबंध द्विवेदी जी की गहरी सांस्कृतिक अनुभूति के द्योतक हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमने उनके जो साहित्य में उनका जो निबंध को योगदान है, उन्होंने निबंधों की दुनिया में निबंधों की जो श्रृंखला उसमें क्या योगदान दिया है, तो उसमें हमने देखा कि आचार्य द्विवेदी जी ने ललित, सबसे पहले तो उन्हें ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। साथ ही अगर उनके हम निबंध के विषय की चर्चा करें तो उन्होंने सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई, यानी उनके निबंधों का विषय विस्तार काफी है। अब हम उनकी निबंध शैली की बात करेंगे कि उनकी निबंध शैली क्या है। तो आचार्य द्विवेदी के निबंध विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित हैं, अतः उन निबंधों की रचना शैली भी विभिन्न प्रकार की है। उनके निबंधों के विषयों के अनुरूप शैली स्वयं ही अपना रूप बदलती रहती है। विचारात्मक तथा बुद्धि प्रधान निबंधों में विवेचन शैली प्रयुक्त हुई है, यानी उनके कई प्रकार की शैली हैं। उनके निबंधों के विषय के अनुरूप शैली स्वयं ही रूप बदलती रहती है। विचारात्मक तथा बुद्धि प्रधान निबंधों में विवेचन शैली है, यानी अगर हम विचारात्मक उनके निबंध हैं और बुद्धि प्रधान जो निबंध है उनमें विवेचन शैली है। विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा ललित निबंधों में विचारों की गहनता और गंभीरता के अनुकूल समाज शैली, प्रवाह शैली, प्रसाद तथा व्यंग्य शैली का भी प्रयोग हुआ है। पर द्विवेदी जी की निबंध शैली की विशेषता यह है कि उनका निबंध चाहे समीक्षात्मक, विवेचनात्मक या समाज शैली में लिखा गया हो, पर उनमें एक विशेष प्रकार की भावनात्मकता सभी स्थलों पर मिलती है। वस्तुतः सांस्कृतिक अनुभूति और मानवीय भाव द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के नियामक तत्व हैं। अतः उनके सारे निबंध और सारी शैलियां इन दो तत्वों से परिचालित दिखाई देती हैं। वे किसी विषय का विवेचन करने तथा अपने मन की स्थापना के बाद उसकी पुष्टि भावनात्मक पद्धति से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस ओवरऑल में इसके निबंध शैली की बात बताऊं तो अगर आप द्विवेदी जी के निबंधों में एक वो देखिए कि द्विवेदी जी अगर कोई निबंध लेते हैं, कोई निबंध का विषय लेते हैं, तो सबसे पहले तो उस विषय को एक लाइन या दो लाइन में बता देंगे, फिर उस विषय पर वो धीरे धीरे से बात निकालते चलते हैं। और इस प्रकार उनके निबंधों का जो क्रम है वो इसी प्रकार चलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने द्विवेदी जी के बारे में देखा। अब हम आते हैं अपने अशोक के फूल निबंध पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमारे अशोक के फूल का सारांश होगा, फिर उसकी शैली होगी, वो हम देखेंगे। तो अशोक के फूल निबंध का सारांश देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है, यानी अशोक के फूल के माध्यम से उसका सांस्कृतिक परंपरा में क्या योगदान है उसकी वो बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही इस फूल के पीछे छिपे हुए विलुप्त सांस्कृतिक गौरव की याद में लेखन का मन उदास हो जाता है।
और वह उमड़ उमड़ कर भारसी रस साधना के पीछे हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। वह उस वैभवशाली युग की रंग स्थली में विचरण करने लगता है जो कालिदास के काव्यों में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा और गरिमा को बिखेरता हुआ अशोक का फूल अवतरित हुआ था। यानी अशोक के फूल की चर्चा वो वहां से करते हैं कि अगर उन्होंने कालिदास के काव्य में देखा कि अशोक के फूल की चर्चा सबसे पहले हुए वहां पर उन्हें मिलती है। फिर कामदेव के 5 बाणों में सम्मिलित आम, अरविंद, नील कमल तो उसी प्रकार से सम्मान पाते चले आ रही है। हाँ, बेचारी चमेली की पूछ अवश्य कुछ कम हो गई है, किंतु उसकी मांग अधिक भी थी, तब भी एकमात्र अशोक ही भुलाया गया। ऐसा मोहक पुष्प क्या भुलाने योग्य है, क्या संसार में सहृदयता मिट गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अशोक के फूल का सारांश रहा है इतना कि अशोक के फूल के माध्यम से उन्होंने हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उस पर विचार किया। साथ ही में अशोक के फूल में उन्होंने कालिदास के काव्य और जो कामदेव के माध्यम से उन्होंने अशोक के फूल की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका विचार किया। अब हम ललित निबंध के रूप में अशोक के फूल के देखेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से अगर हमारा क्वेश्चन आएगा वो ललित निबंध के रूप में अशोक के फूल के ऊपर ही आएगा, टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो इससे आप देखिए कि द्विवेदी जी का अशोक के फूल ललित निबंध है, जिसमें भावना, कल्पना और अनुभूति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, जिसमें भावुकता, सहृदयता का ज्वार उठता गिरता रहता है और जिसमें लेखक के अनुभवों की दीर्घ परंपरा समाविष्ट है। उसमें स्वाधीन चिंतन है और साथ ही मानसिक क्रीड़ा विलास, उदार दृष्टिकोण और भावजन्य संवेदना, और परिणाम स्वरूप वह नगण्य पदार्थों और सामान्य घटनाओं पर लिखते हुए अतीत में विचरण करने लगते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए पाठक को अपने साथ प्राचीन गौरव मंदिर काल की सैर कराते हैं और इसकी कल्पना को, अभिशप्त तथा भावना को उद्वेलित करते चलते हैं। अशोक के फूल में अशोक के वृक्ष और उसके मनोहर लाल फूलों के प्रभाव का वर्णन करते हुए लेखक कभी भारतीय धर्म साधना, कभी कालिदास की रचनाओं, कभी आर्य और आर्यतर जातियों के संघर्ष का वर्णन करने लगता है। कभी उसकी दृष्टि भारत की प्राकृतिक संपदा पर पड़ती है, तो कभी वह देश के सौंदर्य, वैभव और कला संपदा की कहानी कहने लगता है। यानी दोस्तों, इस निबंध में उन्होंने क्या क्या लिया हुआ है आप वो ध्यान रखना, क्योंकि आपको जो मुख्य रूप से ध्यान रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए कि अशोक के फूल में अशोक के वृक्ष और उसके मनोहर लाल फूलों का वर्णन करते हुए वो भारतीय धर्म साधना, कभी कालिदास की रचनाओं, कभी आर्य आर्यतर जातियों के संघर्ष का वर्णन करने लगता है। कभी उसकी दृष्टि भारत की प्राकृतिक संपदा पर पड़ती है, तो कभी वो देश के सौंदर्य, वैभव और कला संपदा की कहानी कहने लगता है। यानी उन्होंने क्या क्या लिया है, तो अशोक के फूल, जो अशोक का वृक्ष है उसके पेड़ की वो व्याख्या करते हैं कि उसका पेड़ कैसा होता है, उसके फूल कैसे होते हैं, उसकी चर्चा की है। फिर उन्होंने कालिदास की रचनाओं पर गए। फिर इन्हीं के माध्यम से वो एक तरफ जाते हैं कि जो हमारी परंपरा में, जो हमारे अतीत में जो हमारी आर्य आर्यतर जातियां हैं, जो हमारे भारत के, हमारे देश की जो जातियां हैं उनकी बात करते हुए उनका वर्णन करते हैं। वो कहीं वो हमारे देश का जो सौंदर्य, वैभव, कला संपदा है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट तो आपके क्वेश्चन में जरूर होना ही चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि इन छोटे छोटे लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मनोभाव है। यानी ये हमारी निबंध की पंक्ति है। कभी उसके प्रति उपेक्षा और उदासीनता को देख वो उदास हो उठता है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, वह कभी क्षोभ से भर जाता है। क्या यह मनोहर पुष्प बुलाने की चीज थी? जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगाए पत्र वाले फूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया गया तो अपमान करके। प्राचीन साहित्य और शिल्प में अशोक वृक्ष, उसके फूलों, बिलसयों आदि का गौरव स्मरण कर वो अतीत में रमना चाहता है, पर वर्तमान का कठोर यथार्थ जब उसे ऐसा करने से रोकता है तो वह चीत्कार कर उठता है। करोड़ उल्लास की झंझा की प्रतिध्वनि निर्बंध में सर्वत्र व्याप्त है। अनुभूत की सघनता और तीव्रता निम्नांकित पंक्तियों में चरम बिंदु पर पहुंच गई है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूं तो मुझे पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। नीचे हल्की रंगीन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक देखता हूँ।
अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है, पर कौन पूछता है इन फूल के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारत का स्वर्ण युग इस पुष्प की प्रत्येक दल में लहरा रहा है। यानी अशोक के फूल के माध्यम से इस जो हमने अभी पंक्तियां देखी, इसमें उन्होंने अशोक के फूल के माध्यम से जो हमारे अतीत और हमारी परंपरा से जुड़ी हुई अशोक के फूल की जो स्मृति है उनकी चर्चा करते हैं। आगे हम देखें कि लेखक की विचार तरंगें कभी इतिहास की ओर दौड़ती हैं और वो कालिदास के युग की संस्कृति और उस युग के साहित्य की तस्वीर खींचने लगता है। कभी मुसलमानी सल्तनत में हुए पतन, हास्य और अवनति पर आंसू बहाने लगता है। कभी यक्षों और गंधर्वों के ऐश्वर्य और रसपूर्ण जीवन का चित्र उड़ता है, तो कभी उनकी भोग लिप्सा और विलासितापूर्ण दृष्टिकोण के कारण भारतीय धर्म साधनाओं, बौद्धों, शैवों तथा शाक्तों में फैलने वाले स्वविचार की निंदा करने लगता है। पुराणों और महाभारत की कथाओं, भरत और शांति और मथुरा में प्राप्त मूर्तियां का साक्ष्य लेकर वो आर्य और आर्यतर जातियों के संघर्ष और उस संघर्ष की परिणति की जानकारी प्रदान करता हुआ बताता है कि गंधर्व, यक्ष आदि पहाड़ी जातियां थीं और उनका समाज उस स्तर पर था जिसे आज पुनालिवन सोसाइटी कहा जाता है। लेखक द्वारा प्रस्तुत यह चित्र कल्पना से नहीं है। उनके पीछे पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथों, साहित्य रचनाओं, सरस्वती कंठाभरण, मालविकाग्निमित्र, रचनावली, कुमार संभव आदि का ठोस आधार है। उनमें प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों का आश्रय लिया गया है। अब हम दोस्तों यहाँ तक हमने अपने निबंध का विवेचन कर लिया। अब हम अपनी भाषा शैली पर बात करेंगे निबंध की। तो भाषा शैली में देखिए कि आचार्य द्विवेदी हिंदी के सदे हुए सारस्वत व शीर्षस्थ गद्यकार हैं। वह एक समर्थ शैलीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। शैली वह तत्व है जो एक व्यक्ति के लेखन को दूसरे के लेखन से भिन्न बनाता है। वह लेखक के विचारों की वेशभूषा नहीं, शरीर में त्वचा की तरह अभिन्न है। प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति लेखक के व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। स्टाइल इज द मैन उक्ति द्विवेदी जी पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। उनका पांडित्य, सोड़ और फक्कड़ स्वभाव, उनकी सहृदयता, उनकी भाषा पर पूर्ण अधिकार, उनका इतिहास ज्ञान और जीवन दर्शन, उनकी संस्कृति, प्रेम सर्वत्र उनके लेखन में झांकता है। यहाँ तक हमने उनकी शैली की बात की। अब हम अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे कि सारांश यह है कि अशोक के फूल ललित निबंध का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसमें एक और विचार की गूढ़ गुंफित परंपरा है, दूसरी ओर लेखक की सहृदयता और संवेदनशीलता है, और तीसरी ओर कल्पना की स्वच्छंद उड़ान और मानसिक क्रीड़ा का विलास है। उसमें लेखक का मानवतावादी दृष्टिकोण और संस्कृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। विचारों की गंभीरता, पांडित्य के प्रकर्ष और गहन चिंतन के बावजूद भावनात्मक, काव्यात्मक और कल्पनाशीलता इस निबंध को लालित्यपूर्ण बना देते हैं। दोस्तों यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। यानी अशोक के फूल के बारे में जो चर्चा है वो हम इतने शब्दों में कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा आंसर है जिसमें आपको मैंने निम्न बिंदुओं के माध्यम से इस निबंध पर चर्चा की, जिसमें हमने लेखक का परिचय देखा, लेखक साहित्य परिचय देखा, निबंध विवेचन देखा, भाषा शैली देखी और निष्कर्ष देखा। ठीक है दोस्तों, यानी आपको इसमें नंबर कटने की कोई भी वो नहीं है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर आपको इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए और साथ ही जो भी सूचनाएं चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा राजे अकेडमी के नाम से, उससे आप जुड़ जाइए। उनका लिंक आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।